नमस्कार साथियों, ब्लू पेंसिल के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने 1919 का एक्ट और 1935 का एक्ट दोनों एक्ट कर लिए हैं और आशा करता हूं कि आपने अपने उन ब्लू पेंसिल के नोट्स में कुछ एड ऑन ही किया होगा। अब हमारी अगली क्लास रहेगी संविधान सभा की। संविधान सभा को हम 4 भागों में बांट कर पढ़ेंगे ताकि थोड़ा समझने में ईजी रहे और सारा कंटेंट भी हमारा क्लियर हो जाए। हम पहले भाग में पढ़ेंगे कि संविधान सभा की मांग कैसे उठी थी और उसके गठन तक का कि लास्ट में निर्वाचन होके संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था। इसके अगले भाग में हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन रहे थे शुरू से लेकर जब तक संविधान बना। और हम तीसरे भाग में पढ़ेंगे संविधान सभा की कार्यप्रणाली क्या रही थी, संविधान सभा कैसे काम करती थी और कैसे काम किया। और इसके लास्ट में हम पढ़ेंगे कि इस सभी में संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। संविधान निर्माण में कौन कौन से जो जरूरी फैक्ट हैं उन सब को हम लास्ट वाले पार्ट में करेंगे, लेकिन हम संविधान सभा को इन 4 भागों में समझने की कोशिश करेंगे। जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं उनमें आपको काफ़ी चीज़ें ऐड ऑन करनी हैं जब तक कि इसके आपके सेकेंड वर्जन नहीं आ जाता है नोट्स का। वो काफ़ी ब्रीफ में है, इसलिए आप खुद ही उसमें ऐड ऑन करने की कोशिश कीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं, संविधान सभा की मांग कैसे उठी थी। देखिए, संविधान आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में सबसे उसका आधार जो है वो संविधान ही है। अब संविधान 2 तरह से बनाए गए हैं। कुछ देशों में संविधान एक निश्चित समय में कुछ लोगों के द्वारा बनाया गया है जिसे हम कहते हैं संविधान सभा। और ब्रिटेन जैसे देशों में इसका विकास हुआ है। समय के साथ नियम कानून जुड़ते गए और एक कानूनों का संग्रह बनता गया। उनमें से जो काम के नहीं थे उनको हटा दिया और कुछ ज़रूरी काम के थे उनमें जोड़ा गया, जिन्हें हम कहते हैं कि वो अलिखित संविधान है। लेकिन जो मोस्टली लिखित संविधान हैं वो एक संविधान सभा द्वारा ही बनाए गए हैं, जैसे कि अमेरिका का संविधान है, फ्रांस का है। हाँ, हालांकि वो काफ़ी बार बन चुके हैं लेकिन बनाए संविधान सभा के द्वारा। तो वैसे ही हमारा भी संविधान संविधान सभा के द्वारा ही बनाया गया। अब बात यह है कि संविधान सभा की मांग अचानक तो आई नहीं थी, तो हमारा संविधान हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की ही देन है। तो जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन बढ़ता गया संविधान सभा की मांग भी बढ़ती गई। तो शुरुआत करते हैं कि लिखित में हमने स्पष्टतः कब जान लिया था कि हाँ, हमें संविधान सभा की ज़रूरत है। देखिए, हमने 1919 का एक्ट पढ़ा था। उसकी उद्देशिका में मेंशन था कि भारत का संविधान उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी और किसके द्वारा बनाई जाएगी, ब्रिटिश संसद के द्वारा बनाई जाएगी। मतलब भारत में उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी और एक नियम बनाए जाएंगे, मतलब कानून भी बनाया जाएगा, वो भी ब्रिटिश संसद में। लेकिन यहाँ के दल के जो नेता थे, जितने भी कांग्रेसी, वो इससे सहमत नहीं थे और धीरे धीरे उन्होंने स्पष्टता भी जाहिर की कि हम इस बात से नाराज़ हैं क्योंकि ये जो स्वराज है वो ब्रिटिश संसद हमें नहीं देगी, वो हमारा हक है और वो हम लेकर रहेंगे। और स्पष्ट थे उल्लेख कुछ सालों में ही गांधी जी ने कर दिया था 1922 में। उनका एक स्टेटमेंट है कि स्वराज ब्रिटिश संसद की देन नहीं होगा, वे भारत की पूर्ण आत्म अभिव्यक्ति की घोषणा होगा। ब्रिटिश क्या कर सकती है कि हमारी इच्छाओं को प्रकट करने के लिए एक लेटर पर लिख के दे देगी कि आपको हम स्वराज प्रदान करते हैं, लेकिन ये इच्छा भी हमारी होगी और कानून का निर्माण भी हम ही करेंगे। इस पर ब्रिटिश संसद का हक नहीं है कि भारतीयों के लिए वो कानून बनाएगी। और इसके जस्ट बाद ही 17 मई 1927 को कांग्रेस के बम्बई के जो अधिवेशन हुआ था उसमें मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पारित किया था। उसमें था कि भारत का संविधान भारत के द्वारा ही बनाया जाएगा और इसमें भारत के संविधान की एक रूपरेखा भी दे दी गई थी। क्योंकि जब साइमन कमीशन आया था तो भारतीयों को एक चीज़ कही गई थी कि आप अगर आप में है हिम्मत तो आप अपना कानून बना के दिखाइए। तो इसी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मोतीलाल नेहरू ने एक संविधान की रूपरेखा बनाई थी, मतलब एक कच्चा संविधान बनाने की कोशिश की थी। और जून 1934 में
कांग्रेस कार्य समिति ने पहली बार संविधान सभा की औपचारिक रीति से मांग प्रस्तुत की थी। इसी टाइम देखिए एम.एन. रॉय ने इसका विचार प्रस्तुत किया था। हम ज़्यादातर किताबों में पढ़ते हैं कि एम.एन. रॉय ने इसका विचार दिया था 1934 में। हाँ, स्पष्ट तौर पर अगर कांग्रेस या किसी भी संस्थान द्वारा मांग की गई है तो वो एम.एन. रॉय के विचारों से हमें स्पष्टतः नज़र आता है कि हाँ, संविधान सभा के द्वारा ही संविधान बनेगा। तो जून 1934 में कांग्रेस ने औपचारिक रूप से मांग की थी। तो हम शुरू करते हैं जून 1934 से ही। इसके बाद कांग्रेस के मंच से समय समय पर संविधान सभा के गठन की मांग उठती रही है। 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, जो कि वयस्क मताधिकार आधार पर भारत की जनता के द्वारा किया जाएगा। नेहरू की मांग को ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक रूप से 8 अगस्त 1940 के अगस्त प्रस्ताव, जो कि लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा पहली बार स्वीकार किया गया था, मतलब 8 अगस्त 1940 को फर्स्ट टाइम सैद्धांतिक रूप से ब्रिटेन ने मान लिया कि हाँ, भारत का संविधान भारतीयों द्वारा ही निर्माण होगा और एक संविधान सभा के द्वारा ही। तो कांग्रेस ने औपचारिक रूप से कब स्टार्ट किया था? 1934 को ही मांग शुरू कर दी थी और अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिशों ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया था। और अब बात करते हैं क्रिप्स मिशन की, क्योंकि अब संविधान सभा की मांग उन्होंने एक्सेप्ट तो कर ली पर भी ग्राउंड पर कुछ नहीं है और द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका है। तो 11 मार्च 1942 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटिश कॉमन सभा में कहा था कि हमें एक युद्ध कैबिनेट यानी वॉर कैबिनेट भारत में राजनीतिक समझौते के लिए बनाएंगे। ये कैबिनेट ये काम करेगी कि भारतीयों को ये समझाएगी कि अगर भारतीय हमारा साथ देंगे तो हम उनको पूर्ण स्वराज देने की कोशिश करेंगे या ज़रूर देंगे। कुछ ऐसे ही समझौतों के लिए उनमें से जो एक वॉर कैबिनेट बनाई गई थी, उसी के एक सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स, उसने भारतीय नेताओं से वार्ता करने के लिए उसे भारत भेजा गया था। क्रिप्स के सुझावों के आधार पर युद्ध कैबिनेट की एक प्रारूप घोषणा, जो कि 29 अगस्त 1942 को की गई थी, इसी प्रारूप घोषणा को क्रिप्स प्रस्ताव कहा जाता है, जिसमें यह घोषणा की गई थी कि युद्ध के बाद में तुरंत भारत की संविधान सभा के द्वारा एक संविधान बनाया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग स्वराज दे दिया जाएगा। इसके बाद में कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया। कैबिनेट मिशन तथा संविधान सभा का गठन फरवरी 1946 में ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य तथा भारतीय मंत्री पैथिक लॉरेंस ने लोकसभा में घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही भारत में स्वराज स्थापित किए जाने के संबंध में भारतीय नेताओं से चर्चा के लिए कैबिनेट मंत्रियों के एक समूह को भारत भेजेगी। इसमें 3 सदस्य थे। भारत के जो मंत्री थे पैथिक लॉरेंस, व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और नौवन विभाग के प्रथम लॉर्ड एवी अलेक्जेंडर थे। इन 3 सदस्यों के आपको नाम याद रखने हैं और इसे ही कैबिनेट मिशन कहा गया। भारत आने तथा विभिन्न नेताओं से वार्ता करने के पश्चात में 16 मई 1940 को कैबिनेट मिशन ने एक घोषणा की, जिसे कैबिनेट मिशन योजना कहा जाता है। इस घोषणा के अनुसार भारत में नए संविधान का त्रिस्तरीय आधार बनाया गया। भारत संघ, ब्रिटिश भारत यानी कि जो ब्रिटिश के जो प्रांत हैं वो, और देसी राज्य, इन 3 कैटेगरीज में उनको बांट दिया गया। घोषणा में वयस्क मताधिकार को सैद्धांतिक रूप से तो स्वीकार किया कि हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि वयस्क मताधिकार होना चाहिए, लेकिन पॉसिबल नहीं है अभी की जो परिस्थितियाँ देखी जा रही है। तो सिर्फ सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया था वयस्क मताधिकार को, लेकिन व्यवहारिक रूप से इसे पॉसिबल नहीं मानते थे। तो संविधान सभा के सदस्यों हेतु प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन को उन्होंने स्वीकार किया था, जो पहले से चले आ रहे हैं, उसी टाइप में चुनाव वापस होंगे। प्रांतों और राज्यों में प्रतिनिधित्व के लिए 10 लाख पर एक सदस्य भेजे जाने का प्रस्ताव रखा गया था।
अभी ये जो सारी बातें चल रही है ये है कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग कि 10 लाख पर एक आदमी भेजा जाएगा और वयस्क मताधिकार नहीं होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन से होगा। कि कैबिनेट मिशन ने एक और चीज़ को भी अस्वीकार किया था, वो की थी पाकिस्तान की मांग। उस समय पाकिस्तान की मांग को उन्होंने अस्वीकार किया था जब कैबिनेट मिशन आया था और संविधान सभा के गठन की बातें चल रही थी। कैबिनेट मिशन ने ही संविधान सभा के कुल सदस्य जो कि 389 थे, मतलब 292 प्रांतों से, 93 देसी राज्यों से और 4 कमिश्नरेट से सदस्यों का निर्धारण किया था, जो 3 वर्ग में थे, क ख ग, जिनका हमने पहले जिक्र किया था। देखिए वर्ग के में कौन कौन से आएंगे? मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार, मध्य प्रांत, बरार और उड़ीसा। यहाँ से 187 लिए जाने थे, जिनमें से 167 सामान्य से थे और 20 मुस्लिम से थे। वर्ग ख में कौन से प्रांत थे? पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत और सिंध। इनमें से 35 आने थे, जिनमें से 9 सामान्य, 22 मुस्लिम और 4 सिख थे। वो जो वर्ग तीसरा बनाया गया था, वर्ग गे, उसमें बंगाल और असम से 70 आने थे। इसमें से 34 सामान्य थे और 36 मुस्लिम। देखिए सामान्य कितने थे, मुस्लिम कितने थे, इसका आपको कोई रिकॉर्ड याद नहीं रखना है, और ना ही ये याद रखना है कि के से कितने थे या खे से कितने थे या गे से। आपको ये पता होना चाहिए कि 3 कैटेगरी बांटी गई थी, और ज़्यादा अगर याद रखना चाहो तो इन 3 कैटेगरीज़ में कौन कौन से प्रांत थे उनको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इस प्रकार 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से थे। ये 3 जो कैटेगरी थी ब्रिटिश प्रांतों की थी। और अब बात करते हैं 93 जो देसी राज्य से होने थे और 4 कमिश्नरेट से होने थे। और कमिश्नरेट में देखिए अजमेर मेरवाड़ा से तो हुए थे मुकुल बिहारी लाल भार्गव, दिल्ली से हुए थे आसफ अली, लेकिन थोड़े टाइम के बाद में उसकी जगह आ गए थे देशबंधु गुप्ता। तो आपको याद रखना है देशबंधु गुप्ता। केंद्रीय विधानसभा के सदस्य होने के कारण संविधान सभा के वो सदस्य भी बने थे। और कुर्ग मतलब कोगडू एकमात्र ऐसा चीफ कमिश्नरेट था जहां सीएम पुना का कुर्ग विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। देखिए बाकी तो नॉमिनेटेड है, लेकिन कुर्ग में निर्वाचित है। चीफ कमिश्नरेट क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व के इस तरीके का निर्धारण 16 मई 1946 को कैबिनेट घोषणा में ही कर दिया गया था कि कैसे आपको वहाँ से आदमी बुलाने हैं। तो देखिए प्रांतों में हो गया, चीफ मतलब जो चीफ कमिश्नरेट है वहाँ से हो गए हैं। देसी राज्यों का अभी तक कोई उल्लेख नहीं है कि वहाँ से प्रतिनिधित्व कैसे लिया जाएगा। कैबिनेट मिशन योजना में अंतरिम सरकार, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक में संविधान सभा के सभापति और उसके पदाधिकारियों, नागरिकों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों के अधिकारों हेतु एक सलाहकार समिति के गठन का भी उल्लेख किया गया था। बात करते हैं जुलाई अगस्त में जो 1946 के चुनाव हुए थे उनकी। कैबिनेट मिशन योजना 16 मई 1946 को जो आई थी, उसी के आधार पर ब्रिटिश प्रांतों में चुनाव हुए थे। जबकि देसी राज्यों में प्रतिनिधित्व का अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ था, लेकिन अभी वहाँ पर चुनाव होने शुरू हो गए। ब्रिटिश प्रांतों में 205 सदस्य निर्वाचित हुए थे, जिसमें से 175 कांग्रेसी थे, 30 कांग्रेस द्वारा नामांकित थे लेकिन कांग्रेसी नहीं थे। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे। सिखों ने प्रारंभ में निर्वाचन का बहिष्कार किया था, किंतु बाद में वे इसमें सम्मिलित हो गए। तो मतलब अभी तक सभी सम्मिलित हैं। सोमनाथ लाहिड़ी संविधान सभा में निर्वाचित होने वाले एकमात्र साम्यवादी नेता थे। आप नोट्स में अंडरलाइन कर लीजिए। कुछ ज़्यादा ज़रूरी चीज़ नहीं है, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं तो कैसे भी फैक्ट पूछे जा सकते हैं, तो पर्सनलिटीज़ को कभी मत छोड़िए। और भारत विभाजन के कारण बंगाल से संविधान सभा हेतु पुनर्निर्वाचन के कारण मात्र अब एक ही सोमनाथ लाहिड़ी सदस्य थे, वो भी नहीं रहे। वो भी अब पार्टीशन के कारण वहाँ पर चले गए थे। केवल 3 अधिवेशनों तक ही संविधान सभा के वो सदस्य रहे थे। 1947 के बाद में उस तरफ चले गए। आगे बात करते हैं संविधान सभा के प्रमुख निर्वाचित नेता। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के जो चुनाव हुए थे उनमें निर्वाचित होने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कौन कौन सी थी, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए डॉक्टर श्यामा प्रकाश
मुखर्जी, जो कि अध्यक्ष थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। ये कांग्रेस द्वारा नामांकित थे और बंगाल से थे। दूसरे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो अध्यक्ष किसके थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इन्होंने चुनाव लड़ा था संयुक्त प्रांत से। मोहम्मद अली जिन्ना, जो थे इसके मुस्लिम लीग के अध्यक्ष, और उन्होंने पंजाब से चुनाव लड़ा था। कभी कभी देखिए ये कह दिया जाता है कि वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन जब तक पार्टीशन नहीं हुआ था तब तक वो संविधान सभा के सदस्य थे। जिन्ना पंजाब से संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे। ये बात अलग है कि उन्होंने मुस्लिम लीग के अन्य सदस्यों के साथ संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था, लेकिन जो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे उनमें उन्होंने चुनाव जीता था और संविधान सभा के पार्ट थे। बहिष्कार किया मतलब वो अनुपस्थित थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन बंगाल से निर्वाचित हुए थे। अब देखिए दलितों में दो है, एक तो भीमराव अंबेडकर, ये है शेड्यूल्ड कास्ट के। अगर आपको पूछा जाए कि दलित, तो दलित में जगजीवन राम का नाम आता है, क्योंकि वो थे ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग। डिप्रेस्ड का मतलब होता है दलित, जो कि कांग्रेस द्वारा निर्वाचित थे और बिहार से आते थे। तो जगजीवन राम दलितों के लिए, और अगर SC शेड्यूल कास्ट का कहा जाए तो भीमराव अंबेडकर। फ्रैंक एंथोनी, ये थे एंग्लो इंडियन एसोसिएशन से के अध्यक्ष। तो देखिए जितने भी जो इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं वो अपने अपने क्षेत्र से चुनाव जीत के आ रही है, और मोस्टली ये कांग्रेस से नामांकित है। जो कांग्रेस के खुद के हैं वो जवाहरलाल नेहरू है, और बाकी सारे ही नॉमिनेटेड है बाय कांग्रेस। ये भी बंगाल से ही है। हंसा मेहता, ये ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस से की अध्यक्ष है, और ये भी कांग्रेस द्वारा नामांकित है। बम्बई से इन्होंने चुनाव जीता है। कॉमेश्वर सिंह, जो कि अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया लैंड होल्डर्स एसोसिएशन। इन्होंने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा था और बिहार से निर्वाचित हुए हैं। तो बाकी सब का हमने देखा था कि वो कांग्रेस से नॉमिनेटेड थे, ये कुछ हटके हैं, ये खुद के द्वारा ही सेल्फ रूप से चुनाव लड़ा है इन्होंने और जीता भी है। महात्मा गांधी, सरतेज प्रताप बहादुर सप्रू, जे नारायण, ये संविधान सभा का चुनाव इन्होंने नहीं लड़ा था, लेकिन महात्मा गांधी ने 16 प्रमुख व्यक्तियों की सूची दी कि इनकी सिफारिश की कि इनको आप चुनाव लड़वाइएगा, मतलब कांग्रेस को कहा, और इसी के अकॉर्डिंग कांग्रेस ने उनको मतलब खड़ा भी किया और जिताया भी। जैसे अंबेडकर, ये इन्हीं की सूची से थे। तो यह हमने सारा चीज़ें पढ़ लिया कि संविधान सभा की मांग कैसे हुई है, उसका गठन कैसे हुआ। गठन कैबिनेट मिशन के अकॉर्डिंग जो रूल थे उनके, उन्हीं नियमों के अनुसार हुआ है। अब जब हम पहली बैठक पढ़ेंगे, उसकी कार्यप्रणाली पढ़ेंगे, तो इसमें कितने उपस्थित हुए हैं, अनुपस्थित रहे हैं, पार्टीशन के बाद में कौन कौन हट चुके हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। देखिए भारतीय संविधान सभा के गठन का पहली बार विचार अगर किसी आदमी को आया था वो था MN रॉय 1934 में। बाकी देखिए स्पष्ट तौर पर नहीं थे, तो हम अगर एक बोल्ड स्पष्ट स्टेटमेंट मांगेंगे तो वो है MN रॉय का। और 1934 में ही कांग्रेस ने भी आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से इसकी मांग भी शुरू कर दी। लेकिन ब्रिटिश ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव तक इसको स्वीकार नहीं किया था, लेकिन अगस्त प्रस्ताव में इसे सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया था। 1942 के क्रिप्स मिशन में ब्रिटिश सरकार के प्रारूप को लेकर जो वो आए थे कि हम समझौता कर लेते हैं कि आप हमारा साथ दीजिए और हम आपका साथ देंगे, मतलब आप हमारे फौज और धन से सहायता कीजिए और हम आपको पूर्ण स्वराज दे देंगे। लेकिन क्रिप्स मिशन को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया था। इसी के चलते फिर कैबिनेट मिशन आया था 1946 में, और उसने संविधान सभा का गठन कर दिया। तो गठन तक बात हो चुकी है। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम उसमें पढ़ेंगे कि शुरू से लेकर आखिरी तक इसके अध्यक्ष कौन रहे हैं, उपाध्यक्ष कौन रहे हैं, क्योंकि इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता था। एक शॉर्ट वीडियो में हम सारी स्पष्ट तौर पर समझ लेंगे कि कौन निर्वाचित थे, कौन नामांकित थे, पहले कौन थे, लास्ट में कौन थे, और क्या वो कांग्रेस से थे। और इसी के साथ में इस वीडियो को ख़त्म करते हैं।
आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और जो आपको शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं उनमें आप अच्छे से काफ़ी डिटेल कुछ फैक्ट डाल लीजिएगा, क्योंकि उनके बाद में काफ़ी फैक्ट जोड़े गए हैं। धन्यवाद।